स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक बार फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र से रिलेटेड एक टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसे फर्म के संतुलन के नाम से जाना जाता है। अर्थ एक आर्थिक प्रणाली में प्रत्येक फर्म का यह प्रयास होता है कि वह अधिक से अधिक बिक्री करे और अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करे। सामान्य रूप से किसी भी फर्म के संतुलन के लिए दो विधियां काम में ली जाती है, एक कुल लागत व कुल आगम अप्रोच और दूसरी सीमांत आगम व सीमांत लागत अप्रोच। तो इस वीडियो में हम एक फर्म के संतुलन के लिए कौन कौन सी शर्तों की आवश्यकता है और किस किस मेथड से फर्म का संतुलन ज्ञात किया जाता है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फर्म किसे कहा जाता है। तो देखिए, एक उद्योग है, जैसे सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग एक पूरा उद्योग है, इसमें अलग अलग जो काम करने वाली है, जैसे श्री सीमेंट एक फर्म है, अंबुजा एक फर्म है, जेके वाइट एक फर्म है, बिरला एक फर्म है, बिग बी एक फर्म है, इसी प्रकार से बहुत सारी फर्में हैं। श्री सीमेंट हो सकती है, अंबुजा सीमेंट हो सकता है, जेके वाइट हो सकता है, बिरला हो सकता है और ग्रासिम हो सकता है। बहुत सारी फर्में हैं, बिनानी एक हो सकता है। तो क्या है, बहुत सारी फर्में इकट्ठी होकर उद्योग बनाती है, यानी फर्म एक इंडिविजुअल इकाई होती है, व्यक्तिगत इकाई होती है और हर फर्म का यह प्रयास रहता है कि वह अपने लाभ को अधिकतम करे, क्योंकि वह उत्पादन ही इसलिए करते हैं, एक फर्म के द्वारा उत्पादन ही इसलिए किया जाता है ताकि अपने लाभ को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। तो यहां देखिए, फर्म के संतुलन के हमारे पास दो अप्रोच है। पहली अप्रोच है कुल लागत टीसी व कुल आगम विधि, कुल आगम टोटल रेवेन्यू। देखिए, कुल लागत किसे कहा जाता है, यह हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि किसी वस्तु के उत्पादन पर जो कुल खर्च होता है उसे कुल आगम की संज्ञा दी जाती है, कुल लागत की संज्ञा दी जाती है। वह कुल आगम किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों के विक्रय से जो प्राप्त राशि होती है उसे कुल आगम की संज्ञा दी जाती है। यानी टोटल कॉस्ट बराबर कुल टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। किसी वस्तु के उत्पादन में जो स्थिर साधनों पर खर्चा होता है और जो परिवर्तनशील लागतों पर खर्चा होता है, उन दोनों के जोड़ को ही कुल लागत की संज्ञा दी जाती है। और कुल आगम यानी किसी वस्तु की किस कीमत पर बेची गई और किसी वस्तु को कितने कीमत पर बेचा गया और कुल कितनी इकाइयों का विक्रय किया गया, इसे कुल आगम की संज्ञा दी जाती है। लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। जितना रेवेन्यू और कॉस्ट में अंतर ज्यादा होगा उतना ही लाभ अधिक होगा। मान लीजिए किसी वस्तु को बेचने से 500 रुपए की प्राप्ति होती है, जबकि उस वस्तु को बनाने में 400 रुपए का खर्चा आता है, तो लाभ होगा 500 माइनस 400 दैट इज 100 रुपीज। ये होगा लाभ। तो देखिए, पहला हम मेथड देखते हैं किसी फर्म के संतुलन का, जिसे कुल आगम व कुल लागत अप्रोच कहा जाता है। उसमें एक फर्म का संतुलन किस प्रकार से होता है, तो ये देखते हैं हम। देखिए, ये फर्म का उत्पादन इकाइयां है। सपोज कीजिए हमने क्या किया, ये फर्म की उत्पादन इकाइयां ले ली। यहां हम ले रहे हैं कुल लागत, टीसी, कुल आगम, टोटल रेवेन्यू और कुल लाभ। ये तीनों चीज हमने यहां ली है और यहां हम उत्पादन की मात्रा को ले रहे हैं। तो देखिए, कुल टोटल रेवेन्यू
और टोटल कॉस्ट पहले यूज आता है टोटल कॉस्ट। कल हमने देखा था कि टोटल रेवेन्यू इस प्रकार का होता है और टोटल कॉस्ट इस प्रकार का होता है। यहां उत्पादन की मात्रा जैसे हमने मान लिया के, और यहां उत्पादन की मात्रा सपोज कीजिए एल। अब यहां देखिए ये अप्रोच है, इसमें इसको बोलते हैं कुल आगम व कुल लागत अप्रोच। तो यहां देखिए ये सबसे पहले देखिए हमने ओ एक्स एक्स पे उत्पादन की मात्रा को लिया और ओ वाई एक्स पे हमने कुल लागत, कुल आगम व लाभ की मात्रा को शो किया है। अब यहां देखिए कि कुल आगम वक्र 0 से स्टार्ट होता है, तो यह बताता है कि जब बिक्री शून्य होगी तो कुल आगम भी शून्य होगा, और जैसे जैसे बिक्री बढ़ेगी कुल आगम भी बढ़ता चला जाएगा। एक सीमा से ज्यादा बिक्री होने पर रेट कम करनी पड़ेगी, तो हो सकता है कुल आगम बाद में गिरने लग जाए। सीमांत आगम के कुल लागत के बारे में हम देखते हैं कि ये कुल लागत जो है वो स्टार्टिंग ओसी से स्टार्ट होता है, यानी ये बताता है कि उत्पादन की मात्रा को शून्य करने पर कुल लागत शून्य नहीं होती है, क्योंकि जो मशीन हमने यूज कर रखी है उसका ब्याज लगेगा ही, जो भवन हमने किराए पर ले रखा है उत्पादन शून्य करने पर भी वो खर्चा लगेगा ही। यानी उत्पादन की मात्रा को शून्य करने पर भी स्थिर लागत शून्य नहीं होती है। यही कारण है कि जो हमारी लागत है वो स्टार्टिंग से नहीं बताकर जो लागत है वो शून्य नहीं होती है, जबकि ओसी से बताई गई है। जबकि रेवेन्यू शून्य हो जाता है, कोई भी वस्तु नहीं बिकेगी तो हमारी कुल आगम शून्य होगी, पर कुल लागत शून्य नहीं होगी, चाहे हम उत्पादन करें या नहीं करें, हमको स्थिर लागत का पैसा देना ही पड़ेगा। शुरू में देखिए क्या होता है, शुरू में देखिए जब उत्पादन की मात्रा कम होती है तो लागत ज्यादा होती है, रेवेन्यू कम होता है। आपने एक सीमेंट फैक्ट्री लगाई है, पूरी सीमेंट फैक्ट्री लगाई है जिसमें 100 करोड़ का निवेश किया गया है, और आप उसमें केवल एक ही कट्टे का उत्पादन करते हैं, तो उस एक कट्टे पर पूरे 100 करोड़ की पूंजी का ब्याज लगेगा। जो भवन आपने किराए पे ले रखा है उसका किराया उसमें लगेगा, और वो जो कट्टा बिकेगा वो कट्टा तो बाजार मूल्य पर ही बिकेगा। तो प्रारंभ में क्या होता है, प्रारंभ में जो होता है हानि की प्राप्ति होती है। तो यहां देखिए हमने एक टेंजेंट खींचते हैं, फिर हम बात करेंगे। ये टेंजेंट हमने ली, सपोज कीजिए टेंजेंट ली मैंने जी एच, और ये दूसरी टेंजेंट, ये दूसरी टेंजेंट ली, ये इसका मान ले गया आई जे। अब इन दोनों के अंतर, मैक्सिमम अंतर, ये सपोज कीजिए हमने पॉइंट लिया क्यू। अब देखिए वेरी बिगिनिंग, शुरू में क्या होता है, ऋणात्मक प्रतिफल की प्राप्ति होती है, तो शुरू में टोटल हानि होती है। इसके बाद में ये टेंजेंट है, तो यहां मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, यहां तक प्रॉफिट होता है, उसके बाद में फिर वापस हानि होती है। तो देखिए अब ये देखिए कुल आगम व कुल लागत अप्रोच में शुरू में ये आपको ओसी समझ में आया कि ये उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर भी कुछ लागत लगती है। जब उत्पादन की मात्रा ओके होती है तो उस समय फर्म की देखिए यहां कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है। तो स्टार्टिंग में देखेंगे तो टोटल कॉस्ट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, तो फर्म को हानि उठानी पड़ती है। जब फर्म कुछ प्रोडक्शन करेगी तो हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि कम उत्पादन करेगी तो स्थायी साधनों का पूरा पैसा उस उत्पादन पर लगेगा। तो वेरी बिगिनिंग जब फर्म मान लीजिए 1 से लेकर 5 तक प्रोडक्शन करती है तो फर्म को हानि उठानी पड़ती है। अब ये बिंदु आता है एम बिंदु पर फर्म को एम बिंदु है, इसको मैंने एम बिंदु माना। इस बिंदु पर क्या होता है, टोटल रेवेन्यू बराबर होता है टोटल कॉस्ट। तो ये न लाभ न हानि की स्थिति है, इसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। ये बिंदु एक और है, ये दोनों ही ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जाने जाते हैं। मान लीजिए इस बिंदु को मैंने एन टाइम दे दिया, एन नाम दे दिया। अब देखिए शुरू में फर्म उत्पादन करती है
तो स्थायी साधनों का ज्यादा पैसा लगता है, इस कारण फर्म को शुरू में हानि होती है। यह हानि हमने नेगेटिव बताई गई है, ये नेगेटिव है। एम बिंदु पर टोटल रेवेन्यू व टोटल कॉस्ट बराबर होते हैं। एम के बाद देखिए रेवेन्यू ज्यादा होता है, कॉस्ट कम होती है। जिस बिंदु पर यह दूरी अधिकतम होगी उस बिंदु पर एक फर्म का लाभ अधिकतम होगा। तो हम इसके लिए ज्ञात करते हैं कि ये दूरी अधिकतम कहाँ है। इसके लिए हमने क्या किया, एक टेंजेंट खींची, जी एच एक टेंजेंट खींची और आई जे एक टेंजेंट खींची। इन दोनों के मध्य दूरी मान लीजिए ये ई बिंदु है और ये एफ बिंदु है। तो ई और एफ बिंदु की अधिकतम दूरी OQ उत्पादन ऊपर होती है। तो जहां OQ उत्पादन होता है वहां फर्म को अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है, क्योंकि लाभ क्या होता है, पाई बराबर होता है TR माइनस TC। तो यहां देखिए क्या क्या चीजें इसके अंदर है वो हम देखते हैं। पहली चीज आप देखें कि हमने इसमें OX एक्सिस पे उत्पादन को लिया है और OY एक्सिस पे हमने कुल लागत है, कुल आगम है, प्रॉफिट को लिया है। सेकंड चीज देखिए, दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि TR शून्य से प्रारंभ होता है पर TC वक्र शून्य से प्रारंभ नहीं होता है। थर्ड चीज ये देखनी है कि प्रारंभ में जब कम उत्पादन किया जाता है तो फर्म का टोटल रेवेन्यू कम होता है, टोटल कॉस्ट ज्यादा होती है, तो शुरू में फर्म को हानि होती है। ये एक बिंदु आता है जब टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट बराबर होती है, ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। ये बिंदु M और N दोनों बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट कहलाते हैं। अब जिस स्थान पर TR और TC के मध्य दूरी अधिकतम होती है उस स्थिति में फर्म को लाभ अधिकतम प्राप्त होता है। और एक फर्म का ये प्रयास रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाए। तो हर फर्म क्या चाहती है, वो चाहती है कि उसकी लागत कम हो। लागत कम होने की वजह से क्या हो, TR और TC इनके मध्य दूरी ज्यादा से ज्यादा हो, तो उस समय उस फर्म का लाभ क्या हो, अधिकतम हो। जब फर्म के द्वारा OK उत्पादन किया जाता है, देखिए जब फर्म के द्वारा उत्पादन की मात्रा जो है OQ उत्पादन किया जाता है उस समय फर्म के TR व TC में मैक्सिमम दूरी होती है। इस स्थिति में फर्म का प्रति लाभ अधिकतम होता है। तो ये एक पहली अप्रोच है जिसके माध्यम से हम फर्म के संतुलन को जानते हैं, जिसको TR व TC अप्रोच कहा जाता है। जिस बिंदु पर TR और TC बराबर होंगे वह न लाभ न हानि का बिंदु कहलाता है। तो यह न लाभ है न हानि। इसी प्रकार से M बिंदु पर न लाभ न हानि और N बिंदु पर भी न लाभ न हानि है। इसके बीच में जो है वह फर्म का लाभ अधिकतम होता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम फर्म OL प्रोडक्शन करेगी, जहां जितना अधिक से अधिक लाभ ये कमा पाएगी वो कमाएगी। अब देखिए लाभ की मात्रा अलग अलग जगह पे अलग अलग होती है। तो जिस बिंदु पर इसका लाभ अधिकतम होता है फर्म को OQ उत्पादन करना चाहिए। इस बिंदु पर फर्म को अधिक से अधिक लाभ होता है। मान लीजिए इस बिंदु पर फर्म की रेवेन्यू है 1 लाख रुपए और खर्चा है 40,000 रुपए, तो फर्म को यहाँ 60,000 रुपए का फायदा होता है। अगर इससे आगे बढ़ती है, मान लीजिए फर्म के द्वारा यहाँ प्रोडक्शन किया जाता है, सपोज कीजिए, तो मान लीजिए ये सेकंड पर फर्म की रेवेन्यू तो हो गई 1,20,000 पर फर्म का इस जगह खर्चा हो गया 80,000, तो फर्म का लाभ घटकर 40,000 ही रह जाता है। और फर्म ज्यादा उत्पादन करती है तो और लाभ कम रह जाता है। तो एक फर्म क्या चाहती है, फर्म उस स्थान पर उत्पादन करना चाहती है जब TR व TC के मध्य दूरी अधिकतम होती है। ये फर्म के संतुलन की हमने पहली विधि को डिस्कस किया, जिसे TR और TC विधि कहा जाता है। इस विधि की कुछ कमियां हैं। पहली चीज, इस विधि से प्रति इकाई लाभ कितना प्राप्त हो रहा है ये पता नहीं चलता है। इसमें कुल लाभ फर्म का पता चलता है कि 60,000 कमाया फर्म ने या 40,000 कमाया या फर्म ने और ज्यादा आगे प्रोडक्शन किया, तो वहां 1,50,000 की रेवेन्यू प्राप्त हुई और फर्म का खर्चा हुआ 1,30,000, तो फर्म को 20,000 का ही लाभ प्राप्त हुआ। मान लीजिए देखिए अगर फर्म यहाँ प्रोडक्शन करती है तो इस जगह फर्म को 60,000 का लाभ है, इस जगह 40,000 का ही लाभ है और इस जगह 20,000 का ही लाभ है और यहाँ पर न लाभ न हानि। तो कहने का तात्पर्य है कि पहली चीज ये है कि इसको टेंजेंट खींचने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ये एक प्रॉब्लम है। दो इसकी कमियां हैं। पहली कमी की प्रति इकाई यानी एक वस्तु को बेचने से फर्म को कितने लाभ की प्राप्ति होती है, ये इस विधि से प्राप्त किया जाना संभव नहीं है। दूसरी समस्या यह है
कि इस विधि में स्पर्श रेखा खींचकर इस बात का प्रयास किया जाता है कि दोनों के मध्य दूरी कितनी सबसे ज्यादा कहां है। तो कई बार ये प्राप्त करने के लिए हमको कई प्रकार की बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींचनी पड़ती है। इस कारण से सही लाभ अधिकतम फर्म को कितना हो सकता है, ये इस विधि से ज्ञात किया जाना संभव नहीं होता है। तो हम उसके बाद में एक दूसरी विधि का अध्ययन करेंगे जिसे कुल लागत व कुल आगम अप्रोच, सीमांत आगम व सीमांत लागत अप्रोच कहा जाता है। दूसरी विधि जो है उसको देखेंगे, फर्म के संतुलन का सेकंड मेथड बोलते हैं सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट व सीमांत आगम। मार्जिनल रेवेन्यू विधि। देखिए, किसी फर्म की एक अतिरिक्त इकाई, किसी फर्म के द्वारा एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की वजह से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहा जाता है। ये हमने पहले भी पढ़ा कि मार्जिनल कॉस्ट बराबर होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट बटे चेंज इन क्वांटिटी, या चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट बटे चेंज इन क्वांटिटी। यानी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर उसकी कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत की संज्ञा दी जाती है। और किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के विक्रय से उसकी कुल आगम में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत आगम की संज्ञा दी जाती है। यानी किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर, मान लीजिए किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने में 5 रुपए का खर्चा होता है और एक अतिरिक्त इकाई को बेचने पर 7 रुपए की इनकम प्राप्त होती है, तो लाभ बराबर होता है प्रति इकाई लाभ। ये जो लाभ होगा प्रति इकाई होगा, तो प्रति इकाई लाभ बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। तो ये होगा 7 माइनस 5 दैट इज 2 रुपीज। तो इस विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्रति इकाई लाभ की मात्रा की गणना करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इस विधि में क्या करना है, फर्स्ट देखिए, मान लीजिए ये एकाधिकार की स्थिति है या अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति है, तो मार्जिनल रेवेन्यू इस प्रकार से गिरता हुआ है। सीमांत फर्म का सीमांत आगम गिरता हुआ है। जैसा कि हमने कल देखा था कि विभिन्न प्रकार के बाजारों में सीमांत आगम वक्र को हमने देखा था, औसत आगम वक्र को देखा था। तो अगर एकाधिकार की स्थिति है तो एमआर गिरता हुआ है और ये मार्जिनल कॉस्ट यू आकार की होती है, तो ये मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती हुई है। ये पहली अप्रोच की हम बात कर रहे हैं, सीमांत लागत व सीमांत आगम विधि। तो यहां देखिए क्या करना है, मान लीजिए ये स्थिति है, फर्म के द्वारा ओएम उत्पादन किया जाता है। ये ए बी सी एम एन एम एन ओ, ये हमने ओ एम क्यू ले लिया, इसको ए बी सी डी और ई, ये हमने पॉइंट ले लिया। देखिए, प्रथम स्थिति क्या है, अगर फर्म के द्वारा ओएम उत्पादन किया जाता है, इस समय फर्म को रेवेन्यू ज्यादा प्राप्त हो रही है, कॉस्ट कम लग रही है, तो ऐसी स्थिति में फर्म को प्रति इकाई एबी का फायदा होता है। अब फर्म अगर ज्यादा उत्पादन करती है तो उसको रेट गिरानी पड़ती है, क्योंकि अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में अगर फर्म के द्वारा उत्पादन ज्यादा किया जाता है तो फर्म को कीमत कम करनी पड़ेगी। तो यहां देखिए, अगर वो फर्म ज्यादा उत्पादन करती है, यहाँ प्रति इकाई मान लीजिए 5 रुपए का फायदा हो रहा है, ज्यादा उत्पादन करती है तो 4 रुपए का ही होगा, और ज्यादा उत्पादन करती है 3 रुपए का ही होगा। ऐसे लाभ की मात्रा गिरती रहती है। सी बिंदु ऐसा बिंदु है जहां एम आर बराबर एम सी है। इस पर फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होती है। अर्थात मान लीजिए 5 रुपए में वस्तु बनी है, 5 रुपए में बिकी है, तो फर्म को सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि कुछ लाभ तो फर्म की कॉस्ट में जुड़ा हुआ है। क्योंकि उत्पादन की लागत में 5 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध, सांस। तो लागत में सभी को दिया गया प्रतिफल को शामिल किया जाता है। जैसे भूमि को जो लगान दिया जाता है उसको शामिल किया जाता है, पूंजी को ब्याज दिया उसको शामिल किया जाता है। इसी प्रकार से मजदूर को मजदूरी दी जाती है, उसको शामिल किया जाता है। कच्चे माल का पैसा शामिल किया जाता है। प्रबंधक के वेतन को भी लागत में शामिल किया जाता है। और साहसी का एक सामान्य लाभ, वह लाभ जो मिलने पर ही एक साहसी उत्पादन प्रक्रिया को जारी रखेगा, अथवा नहीं वो
उत्पादन को बंद कर देगा उस सामान्य लाभ को भी शामिल किया जाता है। तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में अगर हम देखेंगे तो मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, तो ऐसी स्थिति में एक फर्म को लाभ की प्राप्ति होती है। यहाँ हमने लिया उत्पादन और OYX पे लिया है सीमांत लागत, सीमांत आगम। तो देखिए फर्म जब OM का उत्पादन करती है तो OM का उत्पादन करती है तो फर्म की सीमांत लागत होती है MA, सीमांत आगम होती है MA और लागत होती है MB, यानी प्रॉफिट बराबर होता है MR माइनस MC। तो यहाँ AM के बराबर तो उसको रेवेन्यू मिलता है और BM के बराबर उसकी कॉस्ट आती है, तो प्रति इकाई AB के बराबर फायदा होता है। तो एक फर्म इस स्थिति में उत्पादन करना पसंद करती है, इस इकाई पर उसको ज्यादा फायदा है, फिर और बेचेगी थोड़ा और कम फायदा है, फिर और कम फायदा, फिर और कम फायदा। इस प्रकार से फर्म मैक्सिमम तब तक उत्पादन जारी रखेगी जब तक MR बराबर MC नहीं हो जाए। तो फर्म उत्पादन की मात्रा को ON रखेगी जहां वह C बिंदु पर उत्पादन करेगी जहां MR और MC होगा, और यह सारा का सारा फर्म को लाभ के रूप में प्राप्त होगा। अगर फर्म के द्वारा एक सीमा से ज्यादा उत्पादन OQ किया जाता है तो OQ किया जाता है तो फर्म की लागत आती है QD और फर्म को रेवेन्यू मिलता है मात्र EQ, तो फर्म को हानि उठानी पड़ती है, वो होती है DE के बराबर। तो एक फर्म के द्वारा इस प्रकार एक MR बराबर MC के बाद में उत्पादन नहीं किया जाता है क्योंकि यहाँ MC बड़ी है MR से। तो एक फर्म के द्वारा उस बिंदु पर उत्पादन किया जाता है जहां MR और MC बराबर होती है। ये एक फर्म के संतुलन की शर्त है। तो ये एक फर्म का ये दूसरा हमने देखा, दूसरी अप्रोच देखी कि फर्म के संतुलन की वो MR बराबर MC अप्रोच मानी जाती है या सीमांत लागत व सीमांत आगम अप्रोच मानी जाती है, जिसमें यह माना जाता है कि एक फर्म के द्वारा उत्पादन उस स्तर तक किया जाएगा जब फर्म की सीमांत लागत व सीमांत आगम बराबर होगी। अब इसकी एक और शर्त है जिसकी हम डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज तो क्या है कि MR और MC वक्र एक दूसरे को काटते हैं। पहली शर्त अभी हमने देखी कि MR और MC वक्र काटते हैं, वहां फर्म का संतुलन होगा। ये MR वक्र है और ये MC वक्र है, तो फर्म का संतुलन इस स्थान पर होगा जहां से अगर फर्म के द्वारा OA प्रोडक्शन किया जाता है तो यहां पर फर्म को BC के बराबर फायदा है। अगर फर्म के द्वारा D प्रोडक्शन किया जाता है तो फर्म का यहाँ MR बराबर MC है। इस जगह पर फर्म का MR ज्यादा है MC से, तो यहाँ फर्म को लाभ होता है। और इससे ज्यादा अगर प्रोडक्शन फर्म करती है, मान लो E बिंदु तक प्रोडक्शन करती है, तो फर्म को यहाँ MC ज्यादा है MR से, तो फर्म को हानि उठानी पड़ती है। दूसरी चीज ये है कि काटते हैं वहां पर फर्म का संतुलन होता है। पर इस संतुलन की दूसरी शर्त क्या है कि मान लीजिए ये MR है और ये MC वक्र है, जैसे पूर्ण प्रतियोगिता में MR और MC। तो देखिए MR और MC यहां पे भी बराबर है, MR और MC यहां पर भी बराबर है। अगर फर्म के द्वारा OA प्रोडक्शन किया जाता है तो इस बिंदु पर MR बराबर MC है, पर इससे पहले हम देखेंगे तो फर्म को यहां सब जगह हानि हो रही है क्योंकि यहां कॉस्ट ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो ये फर्म को हानि उठानी पड़ती है। अगर फर्म के द्वारा OB प्रोडक्शन किया जाता है तो यहां पर कॉस्ट कम है, रेवेन्यू ज्यादा है, तो ये फर्म को क्या होता है, लाभ की प्राप्ति होती है। ये सारा लाभ है। और अगर इससे ज्यादा प्रोडक्शन फर्म करती है तो वापस यहां पर फर्म को क्या होती है, हानि होती है। तो देखिए सीमांत आगम व सीमांत लागत अप्रोच क्या कहती है, वही अप्रोच ये कहती है कि पहली चीज ये है कि सीमांत आगम और सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज देखिए बराबर MR बराबर MC यहां पर भी, MR बराबर MC यहां पर भी। पर इस जगह अगर फर्म OA प्रोडक्शन करती है तो फर्म को हानि उठानी पड़ेगी क्योंकि OA से पहले जितना भी उत्पादन है उसमें फर्म की लागत ज्यादा है, फर्म की रेवेन्यू कम है। अगर फर्म के द्वारा OP प्रोडक्शन किया जाता है तो फर्म को ये लाभ की प्राप्ति होती है। तो ये
सीमांत आगम व सीमांत लागत की दो अप्रोच है। पहली चीज, सीमांत आगम व सीमांत लागत बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज, संतुलन बिंदु पर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र को नीचे से काटना चाहिए, क्योंकि ये जब नीचे से काटेगा तो फर्म को लाभ की प्राप्ति होगी। तो हम यहां संतुलन की दो शर्त रखेंगे। पहली शर्त क्या रखेंगे? पहली शर्त रखेंगे कि फर्स्ट हमारी MR व MC बराबर हो। दूसरी चीज, संतुलन बिंदु पर MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटे। ये फर्म की दो संतुलन होती है। जो हम MR और MC अप्रोच करते हैं तो उसमें इन फर्म की दो संतुलन होती है, संतुलन की दो शर्तें होती है। ये शर्तें पूरी होती है तो ही ये माना जाता है कि एक फर्म का संतुलन है। तो इस वीडियो में हमने ये देखा कि एक फर्म का संतुलन किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हमने पहली विधि इसमें देखी TR और TC अप्रोच, जिसमें कुल लागत व कुल आगम में जहां अधिकतम अंतर होता है वहां फर्म का लाभ अधिकतम होता है। दूसरी पर उसमें प्रॉब्लम यह थी कि प्रति इकाई फर्म को कितना लाभ प्राप्त हो रहा है इसकी जानकारी नहीं की जा सकती थी। तो हमने दूसरी मेथड देखी जो फर्म के संतुलन की थी, वो थी MR और MC अप्रोच, जो कि ये विधि है। इसके लिए दो शर्तें हैं कि MR वक्र और MC वक्र बराबर होने चाहिए फर्म के संतुलन पर, और संतुलन बिंदु पर MC वक्र MR वक्र को नीचे से काटना चाहिए। ये दोनों शर्तें जिसके माध्यम से हम एक फर्म के संतुलन को समझ सकते हैं। मैं समझता हूं इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि फर्म के संतुलन का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। अगर आपको एक बार में ये वीडियो समझ में नहीं आए या ये अप्रोच समझ में नहीं आए तो मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को आप दोबारा देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि फर्म का संतुलन क्या होता है। क्योंकि एक फर्म का संतुलन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी के आधार पर हम फर्दर में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकार बाजार या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के संतुलन का अध्ययन करेंगे। तो वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी वजह से ये वीडियो अलग से बनाया गया है फर्म के संतुलन के लिए। धन्यवाद।